मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं आफिया की ये कहानी। एक दिन मैंने अपने ससुराल में बहुत ही अजीब देखा। रात होते ही मेरी जेठानी सारा काम ख़त्म करने के बाद घर के बड़े भाई के कमरे में गई। उसके हाथ में तेल की एक कटोरी थी। ये सब देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। जेठानी गुलशन अंदर गई और उसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा नाम आफिया है। मेरा ससुराल अनोखे ससुराल में से एक था। मेरे ससुराल में सिर्फ 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई अल्ताफ़ ने शादी नहीं की थी। उन्होंने ही दोनों भाइयों को पाल कर पढ़ा लिखा कर शादी की थी और दूसरे भाई मेहराब की शादी पहले हो गई थी। मेहराब की बीबी गुलशन मेरी जेठानी थी और मेरी शादी हाल ही में हुई थी। मेरी जेठानी का शौहर दूसरे शहर में ठेकेदारी का काम करता था। मुझे हैरानी इस बात पे थी कि मेरी जेठानी गुलशन अपने शौहर मेहराब के साथ नहीं रहती थी। घर में सिर्फ मैं और मेरी जेठानी ही थी। एक दिन मैंने बहुत ही अजीब देखा। रात होते ही मेरी जेठानी सारा काम ख़त्म करने के बाद मेरे बड़े जेठ जी के कमरे में गई। उसके हाथ में तेल की एक कटोरी थी। ये सब देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। गुलशन अंदर गई और उसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं हैरान रह गई कि भला इस वक्त इसका अंदर क्या काम है और ये तेल लेकर अंदर क्यों जा रही है। कुछ देर तो मैं खड़ी रही कि शायद तेल देने गई होगी। वह दरवाज़ा गलती से बंद हो गया होगा, वह अभी आ जाएगी, लेकिन वह वापस नहीं आई। 3 घंटे तक मैं इंतज़ार करती रही लेकिन वो वापस नहीं आई। कुछ देर बाद मेरा शौहर मेहताब भी आ गया। मैंने उसके लिए रात का खाना गर्म किया। फिर हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे चाय बनाने के लिए बोल दिया। मैं चाय बनाने के लिए दोबारा किचन में गई। तब भी मैंने देखा कि मेरी जेठानी अपने कमरे में नहीं थी और जेठ जी के कमरे की लाइट भी बंद थी। इसका मतलब वह दोनों सो चुके थे। फिर मैं चाय बनाकर वापस आ गई तो बर्तन रखने के लिए जब दोबारा गई तब भी मैंने देखा अभी भी जेठानी नहीं आई थी। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह मैंने अपनी जेठानी से पूछना चाहा लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अगले दिन फिर से यही होने लगा। वह रात का काम ख़त्म करके सभी के सो जाने के बाद तेल लेकर हमारे जेठ जी के कमरे में चली जाती और मैं देर तक जागती थी क्योंकि मेहताब देर रात को आता था। दरवाज़ा बंद होने वाली बातों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। मैं धीरे धीरे चलती हुई कमरे के पास चली गई। मेरे कदम बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और कान ज़्यादा ही खुले भी थे। थोड़ी सी आवाज़ होने पर मैं इधर उधर देखना शुरू हो जाती, लेकिन फिर मैंने ऐसी आवाज़ सुनी जिसको सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कमरे से मेरी जेठानी के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। मैं सोचने लगी थी आखिर ये हो क्या रहा है। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन मैंने आवाज़ सुनी और अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि कुछ तो दाल में काला है। मैंने दरवाजे को हल्का सा खटखटाया, तभी कमरे की लाइट ऑन हो गई और मैं डर गई थी। लगता है कोई आ रहा है। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सोचा अपने शौहर मेहताब से इस बारे में बात करूं, लेकिन उसको ये सब मैंने नहीं बताया। अगले दिन अपनी जेठानी से बात करने के बारे में सोचा। वो मेरे सामने बैठी फ़ोन देख रही थी और मैं सब्ज़ी काट रही थी। मैंने जेठानी से कहा कि रात को आप बड़े भैया जी के कमरे में क्या करने गई थी और तुम्हारे हाथ में तेल था और तुमने दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मेरी जेठानी गुलशन के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसको मुझसे इस तरह की बात सुनने की उम्मीद नहीं थी। कहने लगी कि उनके सर में दर्द था तो मैंने सोचा कि उनके सर में तेल से मालिश कर देती हूँ, थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैंने कहा चलो मान लिया कि आप मालिश करने गई थी, लेकिन दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी और तुम तो अंदर जाकर बैठ ही गई थी। मैं कई घंटे से देख रही थी तुम अपने कमरे में नहीं थी। मेरी जेठानी ने मुझसे झूठ बोल दिया कि मैं कमरे में नहीं थी। मैं बाथरूम में गई हुई थी, इसीलिए तुम्हें शायद मैं नज़र नहीं आई। मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, वह मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी और वो काम करने चली गई। मैंने कहा कि क्या हुआ था तुम्हारी तबीयत को, तो वह गुस्से में बोली क्यों, तुम्हें क्या
इतनी सी बात को बड़ी कर रही हो। छोड़ो ये सब काम, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और तुम मुझसे इतने ज़्यादा सवाल क्यों कर रही हो। उसने बात को ही पलट दिया था, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था। मैं दिन भर यही सोचती रही कि मैं किससे बात करूं इन सब के बारे में। तभी मुझे मेरी पुरानी दोस्त का ख्याल आया। जब मैंने उसको ये सब कुछ बताया तो उसने इस बात को सुनकर हैरानगी से बोली, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वहाँ पर क्या हो रहा होगा तुम्हें पता करना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं मेरी जेठानी पर नज़र रखने लगी। वो बड़ी अजीब तरह की औरत थी। वो अकेला रहना ही पसंद करती थी और कपड़े भी बड़े खुले खुले पहनती थी। एक तरफ बोलती थी कि मुझे गर्मी बहुत लगती है और दूसरी तरफ इतने लंबे और मोटे कपड़े पहनती थी। तब उसको गर्मी नहीं लगती थी क्या? कोई ना कोई तो बात ज़रूर है। एक दिन हमारे घर में हमारी एक रिश्तेदार आई हुई थी। बातों बातों में उसने बताया मेरे शौहर मेहताब शादी से पहले मेहराब के साथ ठेकेदारी करना चाहता था, लेकिन उसके बड़े भाई अल्ताफ़ चौधरी ने उसे उसके साथ काम करने नहीं दिया। मैंने कहा कि अच्छा ही हुआ, वरना वो भी उनके साथ वहीं रहने लग जाते, फिर मेरा क्या होता। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारी जेठानी का भी शौहर मेहराब दूसरे शहर में होता है। बेचारी कितनी उदास होती है, मन ही कहाँ लगता होगा। मैंने सोचा उदास तो नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मल रहती है, तैयार भी होती है, कपड़े भी नए नए पहनती है। तो रिश्तेदार ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, हमने तो उसे बहुत ही उदास देखा है, वैसे है बड़ी खूबसूरत। मैंने कहा हाँ, खूबसूरत तो बहुत है, ऐसे में जब शौहर पास ना हो तो औरत तैयार होकर कहाँ रहती है। लेकिन अगर किसी का दिल करता है कि वो तैयार होकर रहे तो ये अच्छी बात है। इंसान को अपने लिए भी तो तैयार होना चाहिए, अपने लिए भी जीना चाहिए। सिर्फ शौहर के लिए औरत क्यों तैयार हो? वह अपने लिए भी तो तैयार हो सकती है, ताकि अपने आप को खूबसूरत देखकर उसको खुशी मिले। मेरी जेठानी को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसका शौहर दूसरे शहर में रहता है, कभी कभी आता है। और तो और मेरे जेठ मेहराब की बात उस घर में कभी नहीं होती थी, ना ही उसका कोई नाम लेता था। मैंने उसकी कभी कोई फ़ोटो भी नहीं देखी थी। जेठानी को भी कभी अपने शौहर से बात करते हुए नहीं देखा था। एक दिन मैंने मेरी जेठानी और मेरे शौहर से उनके बड़े भाई मेहराब के बारे में पूछ लिया कि उनको मैंने कभी नहीं देखा, क्या वो मेरी शादी से पहले से ही घर छोड़ दिए थे या मेरी शादी के बाद से उन्होंने घर में आना बंद कर दिया। मेरी बात सुनते ही मेरे शौहर ने भी अपनी अजीब सी शक्ल बना ली और जेठानी भी इधर उधर देखने लगी। ऐसा लगा कि वे दोनों ही मुझसे कुछ न कुछ ज़रूर छुपा रहे हैं, लेकिन मेरी जेठानी की वही आदत थी। मैंने फिर से अपनी जेठानी से रात वाला सवाल किया कि वो तेल लेकर क्यों जाती है। उससे सवाल किया तो कहने लगी कि बड़े भैया के सर में दर्द रहता है, जब तक उनका सर नहीं दबाती उनको नींद नहीं आती। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब वह सो जाते हैं फिर भी वह अपने कमरे में वापस क्यों नहीं आती, बड़े भैया के कमरे में ही क्यों रहती है? क्या पूरी रात सर दबाती रहती है? ये रोज़ भैया के कमरे में फिर वही पर सो जाती है, उसका वहाँ क्या काम है? और वह आवाज़ें उनके बारे में तो मैं सोचकर मेरा दिमाग ही घूम जाता था, जो मैं सोचना भी नहीं चाहती थी, जो इस घर में हो रहा था। एक दिन तो अचानक ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। मैंने अपनी जेठानी को कपड़े बदलते हुए देख लिया था। वह मुझे देखकर एकदम से चौंक गई, लेकिन उससे ज़्यादा तो मैं सदमे में थी। मैंने कहा कि आप तो माँ बनने वाले हैं और आपने मुझे बताया भी नहीं। इतनी बड़ी बात उसकी ज़बान मानो उसका साथ नहीं दे रही थी। पहले तो वह बहुत घबरा गई, फिर खुद को संभाल कर बोली, हमारे ख़ानदान में ये सब बताया नहीं जाता। जब तक बच्चा 6 महीने का ना हो जाता तब तक ये बात किसी को भी नहीं बताई जाती है। कहते हैं कि बताने से नज़र लग जाती है, इसलिए मैंने किसी को भी ये बात नहीं बताई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने कहा कि अच्छा, इस बारे में तो मेरे शौहर ने भी मुझे नहीं बताया। मेरी जेठानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसने कहा शायद भूल गए होंगे। मैंने सोचा कोई इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकता है, और मुझे भी नहीं पता चला क्योंकि मेरी जेठानी बहुत ही खुले कपड़े पहनती थी। पर अब उसको देखकर लग रहा था कि जैसे 8वां महीना चल रहा हो।
इसका मतलब था कि 8 महीने पहले मेरे जेठ जी आए थे, लेकिन फिर भी कोई इस घर में उनका नाम तक नहीं लेता है। क्या उनकी कोई दुश्मनी थी या मेरी जेठानी उनको पसंद नहीं थी? इस घर में रहते हुए मुझे अभी 3 महीना ही हुआ था। वह भी उनके लिए कुछ नहीं भेजता था, ना कोई पर्सनल, ना कोई फ़ोन आता था। फिर भी मैंने सोचा कि एक तो मेरी जेठानी की ये हालत है, ऊपर से मेरे बड़े जेठ जी फिर भी उसको अपना सर दबाने के लिए बुला लेते हैं, अपने सर में मालिश करवाते हैं, वह भी हर रोज़। उनको इतना तो सोचना चाहिए कि ये पेट से है, उसको आराम की ज़रूरत है। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे, मैंने अपनी जेठानी को कहा कि मैंने आपके लिए चाट बनाई है, ऐसी हालत में तो आपको चाट खाने का मन करता ही होगा। ये बात सुनकर जेठानी के गले में खाना अटक गया और बड़े भैया ने भी उसको बड़ी हैरानी से देखा। वह सबके सामने कहने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं पेट से हूँ, जबकि मेरा शौहर ही मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। तो मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई कि कैसे मेरी जेठानी ने तुरंत ही झूठ बोल दिया, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता था कि वह पेट से है, और अगर उसका शौहर नहीं आया तो फिर ये बच्चा किसका था। बड़े भैया ने भी कहा कि वो तुमसे मजाक कर रही थी और तुमने सच मान लिया। आफिया, अभी ऐसी कोई खुशखबरी नहीं है। इस खुशखबरी के लिए हम तो तुम लोगों से उम्मीद करते हैं कि तुम लोग जल्दी से कोई खुशखबरी सुना दो, हमें तो इस घर में चहल पहल हो जाएगी। बड़े भैया ने अचानक ही मेरी जेठानी को कहा कि गुलशन, तुम्हें तुम्हारी मम्मी के घर छोड़कर आना था, आओ मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। मैं तो भूल ही गया था और तुम भी याद नहीं दिलाती हो। अब इसका शौहर घर पर नहीं है तो मुझे ही ले जाना पड़ेगा। मुझे ये सुनकर अजीब लगा। वो मेरे शौहर को भी तो कह सकते थे, वो तो देवर लगेगा। देवर के साथ जाना अजीब नहीं लगता, बल्कि जेठ के साथ जाना अजीब लगता है। बड़े भैया झट उठे और जेठानी को लेकर वहाँ से चले गए, जबकि इससे पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि आज ही लेकर जाना है। जब वह लेकर चले गए तो मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि तुमको ये सब किसने बताया, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। मैंने कहा कि मैंने देखा था कि उनका पेट बड़ा हुआ है। मेरे शौहर भी हंसने लगे। उनका पेट खाने से बड़ा है और तुम समझ रही हो कि वो प्रेग्नेंट है। मेरा भाई तो 2 साल से घर नहीं आया, तो बच्चा कहाँ से आ गया। मैंने अपने शौहर को कुछ नहीं कहा और ना ही कोई बहस की, पर बात साफ थी और मैंने अपनी आंखों से भी देखा था कि मेरी जेठानी पेट से थी और उसका 5वां महीना चल रहा था। लेकिन वह ये बात क्यों छुपा रही थी, और अगर छुपा रही थी तो कब तक छुपाती। क्या वो बच्चा पैदा नहीं करेगी। बड़े भैया जेठानी को मायके से मिलाकर उसे लेकर रात तक वापस आ गए तो मैंने अपनी जेठानी को देखकर मैं फिर से हैरान रह गई। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने मारा हो। मैं आगे बढ़ी। मैंने कहा कि ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ, कैसे लगी। कहने लगी कि मैं रिक्शे से गिर गई और मेरा मुंह ज़मीन पर जा लगा। मैं हैरान रह गई। मेरे जेठानी को देखकर लग रहा था कि वह बहुत झूठ बोल रही है। वह अपने कमरे में चली गई। उसने खाना भी नहीं खाया। अगर वह रिक्शे से गिरी होती और उसका मुंह ज़मीन पर लगा होता तो उसके बच्चे को भी नुकसान होता, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा लगता था कि किसी ने जानबूझकर उसको मारा है। आज की रात भी जब वह बड़े भैया के कमरे में जा रही थी, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। जब वह कमरे में जा रही थी तो उसने अपने आंसू पोंछ लिए। मैंने सोचा इस बेचारी के साथ कोई ना कोई जुल्म तो ज़रूर हो रहा है यहाँ पर, और ये सब कुछ सहन कैसे कर रही है। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अपनी जेठानी को कहा कि इतना बड़ा झूठ क्यों बोलती हो। सबके सामने मैं कोई अंधी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा कि तुम माँ बनने वाली हो। तुमने कोई नकली पेट नहीं लगा रखा है और तुम इतना खाती भी नहीं कि तुम मोटी हो। जाओ, तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है। जब तुम्हारे शौहर 2 साल से घर नहीं आए तो ये बच्चा किसका है। मेरी जेठानी ने मेरी बात सुन ली, लेकिन जवाब कुछ नहीं दिया। मैंने कहा, उस कमरे में से वापस क्यों नहीं आती हो। सर में तेल मालिश कर दिया तो वापस आ जाया करो।
वहाँ सोने की क्या ज़रूरत है? और ऐसा कौन सा दर्द है उनके सर का जो बिना मालिश उन्हें नींद नहीं आती? और रोज़ वो तुमसे ही तेल मालिश कराते हैं। कौन सा काम करते हैं ये? अगर तुम दोनों मिलकर कोई चक्कर चला रहे हो, मुझसे छुपा रहे हो, और अगर मुझे पता चला तो मैं सारे मोहल्ले में तुम दोनों को बदनाम कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। तुम लोगों को मुझे पता है, एक औरत आदमी के बगैर नहीं रह सकती। तुम्हारा शौहर 2 साल से घर नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी इज्जत का सौदा कर दो। और इस बच्चे का क्या कसूर है? ये इस दुनिया में आएगा तो किसको अपना बाप कहेगा? क्या तुम इसको इस दुनिया में लेकर नहीं आना चाहती? कब तक छुपाओगी? क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? मेरी जेठानी को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें यही लगता है कि मैं अपने जेठ के कमरे में जाती हूँ और मेरा बच्चा भी मेरे शौहर का नहीं है, तो आज मेरी जगह तुम उनके कमरे में जाओ, उनको तेल से सर में मालिश करना और फिर देख लेना वह कि वहाँ पर क्या होता है। मैंने कहा, ठीक है, मैं चली जाऊँगी, देखती हूँ क्या होता है। मुझे अपनी जेठानी पर भी शक हो रहा था। मेरा शौहर तो वैसे ही देर से आता था। हमारे जेठ 10 बजे ही सो जाते थे, लेकिन इसीलिए मेरी जेठानी ने मुझे कहा कि जाओ, आज तुम चली जाओ। मैंने देखा कमरे की लाइट पहले से ही बंद थी। मैंने हाथ में तेल की कटोरी ली और अंदर चली गई। मेरी जेठानी ने कहा था कि अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद कर लेना और कोई बात पूछे तो आगे से सिर्फ हाँ हूँ ही करना। मुझे डरने की भी क्या ज़रूरत थी? ये हमारे जेठ थे। अगर पता चल भी जाता तो मैं फ़ौरन बाहर आ जाती। मेरी जेठानी बाहर ही खड़ी रही, लेकिन जब मैं अंदर गई तो बड़े भैया ने अंदर आते ही जाते ही ऐसी बात कही कि मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। कहने लगे, मेरी जान, आज इतनी देर क्यों लगा दी? मैं पूरी तरह हैरान रह गई। मेरे पास बैठो, खड़ी क्यों हो? क्या हो गया? नाराज़ हो गई हो मुझसे? ये ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई अपनी बीवी से बात कर रहा हो। मुझे तो वहाँ 2 मिनट ही हुए थे कि मैं वहाँ से तुरंत बाहर आ गई और अपनी जेठानी को हैरानी से देखा। फिर वह मुझे अपने कमरे में ले गई और उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई जिसमें वह अपने शौहर के साथ दुल्हन बनी बैठी थी। उसने कहा, ये मेरे शौहर हैं, लेकिन ये दूसरे शहर जाकर बस गए और दूसरा निकाह कर लिया। मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है तो मैं कहाँ जाती? मेरे शौहर ने पलटकर मेरी खबर नहीं ली और इधर मेरे जेठ मुझे सर में मालिश करवाने के बहाने मुझे बीवी की तरह इस्तेमाल करते। जब तुम्हारी शादी होने वाली थी तब मैंने कहा था कि पहले अपने भाई से मेरा तलाक करवा कर आप मुझसे निकाह कर लें, तब छोटी बहू लेकर आएं। लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। मुझसे बोला गया, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो और ये बच्चा भी इन्हीं का है। उसने कहा था कि जब बच्चे के दिन आ जाएंगे तो वह मुझे गांव भेज देगा और फिर कुछ ना कुछ करके कह देगा कि ये बच्चा गोद लिया हुआ है। तुम्हारे शौहर ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि तुम्हें ये बात पता ना चले, नहीं तो बदनामी होगी। हमारे ख़ानदान में ये बात किसी को नहीं पता। जो औरत इस घर में आई थी वह तो इन्हीं लोगों की बहन थी, इसीलिए वह भी हमारे साथ मिली हुई थी। जब तुमने सबके सामने कहा कि मैं पेट से हो तो जेठ जी ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और मुझ पर हाथ भी उठाया। तभी मेरे चेहरे पर घाव था। अपनी जेठानी की सारी बात सुनने के बाद मैंने उससे माफ़ी मांगी और उससे वादा किया कि आगे से ऐसी कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। उसके बाद मैंने अपने शौहर को ये बात बताई। वो भी शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, जब तुम यहाँ पर आ गई थी तो मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सोचो कि मैं कैसे लोगों के घर में आ गई हूँ। मेरे भाई ने इसकी ज़िंदगी अजाब बना दे रखी है। हम कर भी क्या सकते हैं? उनको उनके हाल पर छोड़ दो। मैंने कहा कि वो उनसे निकाह कर सकते हैं, इसमें क्या बुराई है? जब छोटा रखना नहीं चाहता तो तलाक दे दे और ये निकाह कर ले। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर खामोश हो गए। कुछ महीने बाद मेरी जेठानी को बेटी पैदा हुई तो फिर मेरे जेठ को थोड़ी शर्म आई। फिर अपने भाई से तलाक करवा कर खुद निकाह कर लिया। अब मेरी जेठानी खुश रहती है। उसे इस घर में अपना हक मिल गया था और इज्जत भी
उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते तो लाइन कह देती हूँ, ठहराव का सुख तभी है जब जी भर के भटक लिया जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।